नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। अफगानिस्तान के काबुल एयरपोर्ट के पास लगातार 2 बम धमाके, 13 लोगों की मौत, 30 हुए घायल। जी हाँ दोस्तों, अफगानिस्तान के काबुल एयरपोर्ट के पास दूसरे बम धमाके की खबर है। इससे पहले हुए बम ब्लास्ट में 13 लोगों के मारे जाने और 30 लोगों के घायल होने की सूचना मिली है। दोस्तों घायलों में अमेरिका के 3 सैनिक भी शामिल हैं। अफगान मीडिया के मुताबिक यह बम विस्फोट काबुल एयरपोर्ट के एबी गेट के पास हुआ। अमेरिका के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि हम काबुल एयरपोर्ट के पास इस विस्फोट की पुष्टि करते हैं। फिलहाल घटना में हताहतों के बारे में जानकारी स्पष्ट नहीं है। दोस्तों अमेरिकन मीडिया के मुताबिक यह सुसाइड बॉम्बर अटैक था। इस अटैक के साथ ही एबी गेट के पास गोलियां भी चलाई गई। सूत्रों के मुताबिक ISIS के आतंकी समूहों ने काबुल एयरपोर्ट पर हुए इस हमले की जिम्मेदारी ली है। इस घटना के बाद नीदरलैंड ने अफगानिस्तान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए चलाए जा रहे ऑपरेशन को फिलहाल अस्थायी रूप से रोक दिया है। वहीं ब्रिटेन ने हालात की समीक्षा के लिए सीनियर मंत्रियों और अफसरों की आपात बैठक बुलाई है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, काबुल एयरपोर्ट के बाहर हजारों की संख्या में अफगान नागरिक पिछले 1 हफ्ते से जमे हुए हैं, लेकिन वीजा और पासपोर्ट न होने की वजह से उन्हें एयरपोर्ट के अंदर एंट्री नहीं मिल पा रही है। वहीं अब तालिबान ने भी घोषणा कर दी है कि किसी भी अफगान नागरिक को देश नहीं छोड़ने दिया जाएगा और उन्हें वापस अपने घरों को लौटना होगा। दोस्तों काबुल एयरपोर्ट के बाहर हुए इस बम विस्फोट से 24 घंटे पहले ही अमेरिका ने वहां पर आतंकी हमले की आशंका जताई थी। अमेरिका ने 25 अगस्त को एडवाइजरी जारी कर अफगानिस्तान में फंसे अपने सभी नागरिकों को जल्द से जल्द एयरपोर्ट से दूर होने को कहा था। अमेरिका ने चेतावनी दी थी कि एयरपोर्ट के बाहर सुरक्षा के बड़े खतरे हैं, इसलिए सभी अमेरिकन नागरिक तुरंत एबी गेट से दूर हो जाएं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कोरोना वायरस की तीसरी लहर के बीच बड़ा खुलासा, पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में कम बन रही है एंटीबॉडी। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। इसी बीच लखनऊ के मेडिकल कॉलेज में कोरोना को लेकर रिसर्च की गई, जिसमें ध्यान देने वाले तथ्य सामने आए हैं। दोस्तों KGMU में की गई रिसर्च में यह पाया गया कि पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में एंटीबॉडी कम डेवलप हो रही है। किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज के कुलपति विपिन पुरी का कहना है कि अभी खतरा टला नहीं है। 1 से 2 साल तक यह बीमारी हमारे बीच से जाने वाली नहीं है। ऐसे में लोगों को सतर्क रहना बहुत जरूरी है और मास्क को जीवन का अहम हिस्सा बनाना है। वहीं IIT कानपुर के वैज्ञानिकों का दावा है कि वैक्सीनेशन होने के कारण लोगों की तीसरी लहर का खतरा कम है, लेकिन लापरवाही भारी पड़ सकती है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद भारत में बढ़ सकता है ड्रग का व्यापार, सरकारी एजेंसियों ने कसी कमर। जी हां दोस्तों, अफगानिस्तान में तालिबान शासन के बाद भारत में बढ़ने वाले ड्रग व्यापार के मद्देनजर भारतीय एजेंसियों ने कमर कस ली है। इसके तहत संदेहास्पद जहाजों और नाविकों का डाटा रिकॉर्ड तैयार किया जा रहा है। साथ ही ड्रग हॉटस्पॉट की पहचान भी की जा रही है। जल्दी देश के विभिन्न स्थानों पर बॉडी स्कैनर लगाया जा सकता है और बाहर से आने वाले पार्सलों के लिए नए पैरामीटर बनाए जा सकते हैं। दोस्तों तालिबान की आय का मुख्य आधार मादक पदार्थ का व्यापार है। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि पूरी दुनिया में अफीम की जितनी खपत होती है उसका 80% हिस्सा अफगानिस्तान में पैदा होता है। अफगानिस्तान से पाकिस्तान होता हुआ यह मादक पदार्थ विश्व के विभिन्न देशों में जाता है और भारत उसका एक मुख्य रास्ता है। एजेंसियों के पास मौजूद सरकारी नक्शे में बताया गया है कि मादक पदार्थ किस तरह से अफगानिस्तान पाकिस्तान से होता हुआ भारत के विभिन्न राज्यों में पहुंचता है और फिर वहां से दूसरे देशों तक पहुंचता है। दोस्तों मादक पदार्थों की धरपकड़ में लगे सरकारी एजेंसी के एक आला अधिकारी ने बताया कि भारत में मादक पदार्थों की जितनी खपत होती है प्रति वर्ष उसमें से मात्र 7 से 10% सामान पकड़ा जाता है, जबकि 90% सामान पकड़ा ही नहीं जा पाता, क्योंकि इस काम में लगा सिंडिकेट हर बार नए रास्तों की तलाश करता रहता है। साथ ही उसके नेटवर्क में अनेक सरकारी अधिकारी भी शामिल रहते हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अफगानिस्तान के पंजशीर पर हमला नहीं करेगा तालिबान, नॉर्दर्न अलायंस के साथ सीज फायर पर राजी, रिपोर्ट में हुआ खुलासा। जी हां दोस्तों, अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे को 10 दिन हो गए हैं। अब तक सिर्फ एक प्रांत तालिबान के कब्जे में नहीं आया है, उसका नाम है पंजशीर घाटी। यहां से तालिबान को नॉर्दर्न अलायंस से लगातार चुनौती मिल रही है। अब खबर है कि तालिबान की सुलह के लिए नॉर्दर्न अलायंस से बातचीत हो गई है। तालिबान और पंजशीर के प्रतिनिधियों के बीच परवान प्रांत की
की राजधानी चारीकर में बातचीत हुई। इस दौरान दोनों गुट एक दूसरे पर हमला नहीं करने पर सहमत हुए। टोलो न्यूज की खबर के मुताबिक तालिबान की ओर से बातचीत की अगुवाई मौलाना अमीर खान मुक्तई ने की। इस बातचीत को तालिबान ने अमल निजरमा का नाम दिया। पंजशीर में नॉर्दर्न अलायंस की अगुवाई अफगानिस्तान के पूर्व कमांडर अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद कर रहे हैं। स्वघोषित कार्यवाहक राष्ट्रपति अमरुदुल्लाह साहले भी यही है। दोनों नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाकों को तालिबान के खिलाफ मजबूती से तैयार कर रहे हैं। इससे पहले दोस्तों अहमद मसूद ने कहा कि वह तालिबान के सामने सरेंडर नहीं करेंगे, लेकिन उससे बात करने को तैयार है। उनका एक इंटरव्यू बुधवार को फ्रेंच मैगजीन में प्रकाशित हुआ। तालिबान के कब्जे के बाद अपने पहले इंटरव्यू में मसूद ने कहा कि मैं सरेंडर करने से अच्छा मरना पसंद करूंगा। मैं अहमद शाह मसूद का बेटा हूं। मेरी डिक्शनरी में सरेंडर जैसा शब्द ही नहीं है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, ड्रोन रूल्स 2021 सरकार ने जारी की नई ड्रोन पॉलिसी। ज्योतिरादित्य सिंधिया बोले 2030 तक ड्रोन के क्षेत्र में भारत होगा ग्लोबल हब। जी हां दोस्तों, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज भारत की न्यू ड्रोन पॉलिसी का ऐलान करते हुए दावा किया कि इस पॉलिसी को इस तरह से निर्मित किया गया है ताकि ड्रोन टेक्नोलॉजी का पूरा लाभ देश को मिल सके। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ड्रोन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसका इस्तेमाल आम जीवन के हर क्षेत्र में संभव है और इसलिए ड्रोन देश में एक नई आर्थिक और रोजगार पूरक क्रांति लाने की क्षमता रखता है। इसकी इसी क्षमता का भरपूर और सुरक्षित इस्तेमाल करने के लिए नई ड्रोन पॉलिसी का निर्माण किया गया है। इसमें खास तौर से लाल फीताशाही को पूरी तरह से खत्म कर दिया। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, न्यू ड्रोन पॉलिसी में पहले से बहुत से नियम हटा दिए गए हैं। इस क्रम में कई सर्टिफिकेट की मांग अब खत्म कर दी गई है। पहले ड्रोन उड़ाने की इजाजत लेने के लिए 25 प्रकार के फॉर्म भरने पड़ते थे, लेकिन अब इसकी जगह सिर्फ 5 फॉर्म ही भरने होंगे। वहीं दोस्तों न्यू ड्रोन पॉलिसी में फी स्ट्रक्चर को भी सरल किया गया है। पहले 72 मदों में फीस ली जाती थी, लेकिन अब सिर्फ 4 प्रकार की फीस ली जाएगी। वहीं दोस्तों अब माइक्रो और नैनो कैटेगरी के ड्रोन को लाइसेंस की श्रेणी से अलग भी कर दिया गया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पाकिस्तानी एथलीट के जेवलिन लेने पर हुआ बवाल तो सामने आए नीरज चोपड़ा। कहा मेरे सहारे अपना गंदा एजेंडा न चलाएं। जी हां दोस्तों, टोक्यो में खेले गए 2020 ओलंपिक खेलों में जेवलिन थ्रो यानी कि भाला फेंक में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीतने वाले नीरज चोपड़ा लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। हाल ही में उन्होंने एक इंटरव्यू में टोक्यो ओलंपिक का एक किस्सा शेयर किया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि पाकिस्तान के जेवलिन थ्रोअर अशर नदीम ने प्रैक्टिस के लिए उनका जेवलिन उठा लिया था। इसके बाद उन्होंने पाक एथलीट से अपना जेवलिन मांगा। इसे लेकर सोशल मीडिया पर काफी बवाल हुआ था। अब मामले को बढ़ता देख नीरज चोपड़ा ने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर कर कहा कि मैंने एक इंटरव्यू में पाकिस्तानी एथलीट अशरफ नदीम को लेकर जो कुछ भी कहा उसके लिए मेरा आपसे अनुरोध है कि इस बात को लेकर मुद्दा न बनाए। वीडियो में नीरज चोपड़ा ने कहा कि थ्रो फेंकने से पहले हर कोई अपना जेवलिन वहां पर रखता है। ऐसे में कोई भी एथलीट वहां से जेवलिन को उठा सकता है और अपनी प्रैक्टिस कर सकता है। ये एक नियम है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि अशरफ अपनी प्रैक्टिस कर रहा था, फिर मैंने अपना जेवलिन मांगा। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि मेरे सहारे इसे मुद्दा न बनाएं और अपना एजेंडा न चलाएं। खेल सभी को मिलकर चलना सिखाता है। सभी खिलाड़ी आपस में प्यार से रहते हैं, तो कोई भी बात ऐसी ना कहें जिससे हमको ठेस पहुंचे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, तालिबानी प्रवक्ता बोले पाकिस्तान हमारा दूसरा घर, मजहब भी एक है, भारत के लिए कही यह बात। जी हां दोस्तों, तालिबान ने पाकिस्तान को अपना दूसरा घर बताया है और कहा है कि हमारी सीमाएं लगती है और मजहब एक है, इसलिए हम भविष्य में पाकिस्तान के साथ अच्छे संबंधों की उम्मीद कर रहे हैं। तालिबान के प्रवक्ता ज़मीउल्लाह मुजाहिद ने यह बात कही है। इससे पता चलता है कि पाकिस्तान दहशतगर्द संगठन तालिबान से कितना करीब है और वह किस तरह से उसके लड़ाकों को ठिकाना देता रहा है। ज़मीउल्लाह मुजाहिद ने कहा कि अफगानिस्तान की सीमा पाकिस्तान से लगती है। जब धर्म की बात आती है तो हम परंपरागत रूप से करीबी हैं। दोनों ही देशों के लोग आपस में मिले जुले हैं, इसलिए हम पाकिस्तान से अच्छे संबंधों की उम्मीद रख रहे हैं। इसके अलावा तालिबान के प्रवक्ता ने भारत के साथ अच्छे संबंध रखने की भी उम्मीद जताई है। यही नहीं, भारत और पाकिस्तान के रिश्तों को लेकर भी तालिबान ने अपनी राय जाहिर की। तालिबान ने कहा कि भारत और पाकिस्तान को आपस में बैठकर अपनी बीच के मुद्दों को हल करना चाहिए। मुजाहिद ने कहा कि तालिबान भारत समेत दुनिया के तमाम देशों से अच्छे संबंध चाहता है। पाकिस्तान के चैनल अरे न्यूज से बात करते हुए मुजाहिद ने कहा कि अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जा जमाने में पाक का कोई रोल नहीं रहा है। तालिबान ने कहा कि पाकिस्तान ने कभी भी अफगानिस्तान से मामलों में दखल नहीं दिया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर,
मजदूरों वर्कर्स के लिए सरकार की नई पहल, शुरू होगा ई श्रम पोर्टल। जानिए क्या होंगे इसके फायदे। जी हां दोस्तों, असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले करोड़ों कामगारों के लिए मोदी सरकार ई श्रम पोर्टल लॉन्च करेगी। इस पोर्टल के जरिए देश के मजदूरों का राष्ट्रीय स्तर पर एक डेटाबेस तैयार किया जाएगा, जिससे इन मजदूरों को उनकी क्षमताओं के मुताबिक योजना लाकर उसमें शामिल किया जा सके। दोस्तों, केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने कल ही ई श्रम पोर्टल का लोगो लॉन्च किया था। दोस्तों, केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय असंगठित क्षेत्र के करीब 38 करोड़ मजदूरों के लिए 12 अंकों का यूनिवर्सल अकाउंट नंबर और ई श्रम कार्ड जारी करेगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सर्वदलीय बैठक में बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर, अफगानिस्तान में स्थिति काफी गंभीर, नागरिकों को निकालने की प्राथमिकता। जी हां दोस्तों, अफगानिस्तान के मौजूदा हालात पर चर्चा के लिए केंद्र ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। इस बैठक में 30 से ज्यादा दलों के नेताओं ने भाग लिया। बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अफगानिस्तान के हालातों से राजनीतिक पार्टियों को अवगत कराया और यह भी बताया कि भारत का क्या नजरिया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में तालिबान के सत्ता में आने के बाद अफगानिस्तान में संकट बेहद गंभीर है और सरकार की प्राथमिकता वहां फंसे भारतीयों को बाहर निकालने की है। विदेश मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन देवी शक्ति के तहत भारत कुल 6 उड़ानें संचालित कर रहा है और हम अधिकांश लोगों को वापस लेकर आए हैं। उन्होंने बताया कि कुछ लोग वापस नहीं आ पाए क्योंकि वह उड़ान के समय एयरपोर्ट नहीं पहुंच पाए थे। विदेश मंत्री ने बताया कि आज गुरुवार को अभी 37 लोगों को वापस लाया गया और हमारी पूरी कोशिश है कि सभी लोगों को बाहर निकाला जा सके। सूत्रों की माने तो सरकार ने नेताओं को जानकारी देते हुए कहा कि सरकार अभी तालिबान के मसले पर वेट एंड वॉच के मोड पर है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं पूरी दुनिया और भारत में क्या है कोरोना महामारी की ताजा स्थिति। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं पूरी दुनिया की। तो दोस्तों पूरी दुनिया की बात की जाए तो पूरी दुनिया में इस वक्त तक इस महामारी के संक्रमितों का आंकड़ा 21 करोड़ 41 लाख 65 हजार को पार कर गया है, जबकि दोस्तों इस महामारी से मरने वालों की संख्या 44 लाख 68 हजार के पार है। दोस्तों इस महामारी से सर्वाधिक प्रभावित देशों की बात की जाए तो उनमें अमेरिका, इंडिया, ब्राजील, रशिया, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, टर्की, अर्जेंटीना, कोलंबिया आदि देशों का नाम आता है। वहीं दोस्तों इसके बाद में बात कर लेते हैं क्या है भारत के हालात, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दें और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से पता चलता है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है या नहीं। तो दोस्तों जल्दी से जान लेते हैं क्या है भारत के हालात। दोस्तों भारत में इस वक्त तक 3 करोड़ 25 लाख 58 हजार से ज्यादा इस महामारी के मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें से 4 लाख 36 हजार से ज्यादा लोगों की ऑफिशियली मौत हो चुकी है। वहीं दोस्तों सर्वाधिक प्रभावित राज्यों की बात की जाए तो उनमें महाराष्ट्र, केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, दिल्ली, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश आदि राज्यों का नाम आता है। दोस्तों भारत में सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य फिलहाल केरला है। केरला में पिछले 24 घंटों के दौरान 31 हजार से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं, जबकि पूरे भारत में 46 हजार मामले आए हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कोविशील्ड के 2 डोज के बीच गैप तीसरी बार बदला जा सकता है। अभी 84 दिन के भीतर से लग रही है वैक्सीन। जी हां दोस्तों, कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड को लगाने का अंतर एक बार फिर बदला जा सकता है। सरकारी सूत्रों ने गुरुवार को कहा कि कोविशील्ड के 2 डोज के बीच के अंतर को कम करने पर विचार किया जा रहा है। वैक्सीनेशन पर बनाए गए टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप NTAGI में इस पर चर्चा की जाएगी। अगर ऐसा होता है तो यह तीसरी बार होगा जब 2 डोज के बीच के अंतर को बदला जाएगा। दोस्तों अभी यह अंतर 84 दिन का है। देश में वैक्सीनेशन की शुरुआत में कोविशील्ड के दोनों डोज 4 से 6 सप्ताह के गैप में लगाए जा रहे थे, बाद में इसे बढ़ाकर 6 से 8 सप्ताह कर दिया गया था। हालांकि दोस्तों NTAGI चीफ डॉक्टर NK अरोड़ा ने बताया कि वैक्सीन की इफेक्टिवनेस का आकलन करने के लिए प्रोग्रामेटिक डाटा कलेक्शन की प्रोसेस चल रही है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गोल्ड सिल्वर प्राइस टुडे, फिर लुढ़के सोने और चांदी के दाम। जानिए क्या है ताजा कीमतें। जी हां दोस्तों, सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट हुई है। HDFC सिक्योरिटीज के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज सोना 265 रुपए गिरकर 46,149 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया, जो कि पिछले कारोबारी दिन 46,414 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। वहीं दोस्तों चांदी 323 रुपए गिरकर 61,653 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई है। अंतरराष्ट्रीय स्तर की बात की जाए तो अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना $1785 प्रति औंस, जबकि चांदी $23.65 प्रति औंस पर रही। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, SBI, HDFC बैंक, ICICI बैंक की यह स्कीम 30 सितंबर को हो जाएगी खत्म।
फटाफट उठा लें फायदा। जी हाँ दोस्तों, सीनियर सिटीजन्स के लिए एसबीआई, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा स्पेशल एफडी स्कीम चलाते हैं। यह स्कीम 30 सितंबर को बंद हो जाएगी। दोस्तों, बैंकों की ओर से सीनियर सिटीजन्स के लिए इस स्कीम को पिछले साल मई 2020 में लॉन्च किया गया था। इस स्पेशल फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम के तहत वरिष्ठ नागरिकों को आम एफडी की तुलना में ज्यादा ब्याज मिलता है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, अधिकतर बैंक सीनियर सिटीजन्स को ज्यादा इंटरेस्ट रेट ऑफर करते हैं, लेकिन स्पेशल एफडी में उस ब्याज पर एडिशनल इंटरेस्ट रेट का फायदा दिया जा रहा है। सेलेक्टेड मैच्योरिटी पीरियड वाली एफडी में सीनियर सिटीजन्स को लागू ब्याज दर के ऊपर 0.5% तक के एक्स्ट्रा ब्याज मिलता है, यानी कि रेगुलर कस्टमर को मिलने वाले ब्याज से 1% तक ज्यादा ब्याज मिलता है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, केंद्रीय मंत्री नारायण राणे का सिर कलम करने वाले को 51 लाख का इनाम। विश्व हिंदू सेना अध्यक्ष के बिगड़े बोल। जी हाँ दोस्तों, विश्व हिंदू सेना के अध्यक्ष अरुण पाठक ने एक बार फिर सोशल मीडिया पर एक विवादित बयान दिया है। वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पोस्टर चिपकाने के मामले में 3 महीने से फरार चल रहे पाठक ने फेसबुक और ट्विटर पर केंद्रीय मंत्री नारायण राणे का सिर कलम करने वाले को 51 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। विश्व हिंदू सेना के अध्यक्ष अरुण पाठक भलेपुर थाने में दर्ज मामले में वांछित है, लेकिन पुलिस उनका पता नहीं लगा पाई। अरुण पाठक ने फेसबुक और ट्विटर पर लिखा कि केंद्रीय मंत्री नारायण राणे का सिर कलम करने वाले को 51 लाख का इनाम दिया जाएगा। साथ ही उसने ट्वीट किया कि नारायण राणे की अस्थियों को काशी में विसर्जित नहीं करने दिया जाएगा। उसने कहा कि यह बाला साहेब ही थे जिन्होंने नारायण राणे को शिव सैनिक बनाया और सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए राणे ने बाला साहेब के बेटे पर हमला किया है। पूर्व भारतीय कप्तान कपिल देव ने कहा, खेल सामान से शुल्क हटाया जाए तभी चैंपियन खिलाड़ी मिल सकेंगे। जी हाँ दोस्तों, महान क्रिकेटर कपिल देव को लगता है कि खेल उपकरणों से शुल्क हटाने से देश को और अधिक चैंपियंस बनाने में मदद मिलेगी, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे खेल उत्पाद खरीद सकेंगे और खेलों में आगे आ सकेंगे। दोस्तों, ओलंपिक में मेडल से चूककर चौथे स्थान पर रहने वाली भारतीय गोल्फर अदिति अशोक ने हाल ही में कहा था कि वह किस तरह सरकार की टॉप्स योजना का फायदा नहीं उठा सकी थी, क्योंकि वह टोक्यो गेम्स के लिए 60 दिन पहले ही क्वालिफाई कर पाई थी। यह पूछने पर कि सरकार गोल्फरों की मदद कैसे कर सकती है, तो 62 वर्षीय पूर्व भारतीय कप्तान ने कहा कि यह सिर्फ गोल्फ के लिए ही नहीं है, बल्कि सभी खेलों में आपको खेल उत्पादों से शुल्क हटाना होगा। सबसे बड़ी जरूरत यही है। यह बैडमिंटन हो, टेबल टेनिस हो या फिर गोल्फ। भारतीय पेशेवर गोल्फ टूर के बोर्ड सदस्यों में से एक कपिल देव ने कहा कि जो युवा खेलों में आना चाहते हैं उन्हें कई चीजें खरीदनी होती है, जैसे स्पाइक्स, जूते आदि। खेल उपकरणों पर जो शुल्क लग रहा है वो देश के लिए ज्यादा नहीं है। अगर वे इसे बंद कर देते हैं तो इससे खेलों पर काफी असर पड़ेगा। कपिल देव ने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर भी बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे महत्वपूर्ण चीज है जिसमें सरकार मदद कर सकती है, कॉर्पोरेट भी मदद कर सकते हैं। सरकार सब कुछ नहीं कर सकती। खेल फेडरेशन को भी आत्मनिर्भर होना चाहिए। पूर्व भारतीय कप्तान कपिल देव ने कहा कि हमें युवाओं को खेलने का मौका देना चाहिए। नीरज चोपड़ा हमें मेडल दिला देंगे, कौन यह कह सकता था। अगर भाले की कीमत 1 लाख रुपए होगी तो कितने बच्चे इसे वहन कर सकेंगे। इसलिए खेल सामान पर शुल्क नहीं लगाया जाना चाहिए। दोस्तों, इस बारे में आपके क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो दोस्तों, यह इतिहास की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे YouTube चैनल की ओर से। तो दोस्तों, आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। दोस्तों, धरती का स्वर्ग कौन सी जगह को कहा जाता है? अगर दोस्तों आप जानते हैं सवाल का जवाब तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चले जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे YouTube चैनल की ओर से। तो दोस्तों, जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।